जय हिंद। दोस्तों, आज से मैं अपना फिर से एक बार पे लाइव सेशन कर रहा हूँ और ये रोज 7 से 8 होगा, क्योंकि 8 से 10 लाइव क्लास ऐप पे चलता है और 7 से 8 हम लोग यहाँ पे लगातार पे रहेंगे। अभी कई दिनों से टाइम का एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था, कुछ और भी ऑब्लिगेशंस की वजह से मैं यूट्यूब पे आ नहीं रहा था, लेकिन मैं अब रेगुलरली आपसे मिलूँगा। 7 से 8 ये टाइम करता है मुझे। और ऑफलाइन का क्लास भी आपका 5 तारीख से शुरू हो रहा है, 5 अप्रैल से 9 to 11 और 11 to 1 फर्जी नगर दिल्ली में। और बाकी रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, ये सारे ऑनलाइन तो आपको पता ही है। जो आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है 95996991 पे कांटेक्ट करके सारा डिटेल्स बारे में, पेन ड्राइव कोर्स, गूगल ड्राइव बारे में। दोस्तों, मैं रोज आपसे आके मिलना इसलिए चाहता हूँ ताकि मैं किसी न किसी तरीके से मैं आपसे कनेक्टेड रहूँ और आप भी एक्टिव रहें, आपको सोने ना दूँ। आप अभी थोड़ी सी व्यस्तता बहुत ही ज़्यादा है, तो लेकिन फिर भी इन व्यस्त लाइफ में भी टाइम तो अपने लोगों के लिए निकालना ही पड़ेगा। तो आज जो मैं टॉपिक आपको शुरू कर रहा हूँ आज से, और बहुत सारे एक्साइटिंग टॉपिक आपको मैं देता रहूँगा लगातार। तो आज जो जैसे बहुत बार होता है कि आप क्लोज टेस्ट वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पे हमेशा दो ऑप्शन जो होता है वो एकदम एक जैसा लगता है, होमोजीनियस, आइडेंटिकल। जैसे अवॉइड और इग्नोर दोनों अगर एक साथ आ जाए तो दोनों को ऐसे एक सवाल का एक ही जवाब होगा, तो एक हमें चूज करना होता है। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि अवॉइड कब लगाएंगे और कब इग्नोर लगाएंगे। जैसे एब्सटेन करना, एब्सटेन और रिफ्रेन और स्ट्रेन। तो एब्सटेन और स्ट्रेन ये दोनों जब एक साथ आता है क्लोज टेस्ट में या फिल इन द ब्लैंक्स में या रैपिड फिलर में, तो कौन सा वर्ड हमें यूज करना है? या अगर हम वहाँ पे रैथ या एंगर लिखते हैं, या रैथ या फुरी लिखते हैं, या एंगर या रिसेंटमेंट लिखते हैं, तो सबका मतलब क्रोध होता है। लेकिन इसमें अंतर क्या होता है? तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे अवॉइड और अवॉइड अगर एक साथ आ जाए तो लगभग ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको पहले से पता है, लेकिन उसका सटीक यूसेज ना मालूम होने की वजह से कई परेशानियां हम लोगों को होती है। तो उन सब चीज़ों को हमें समझना है और धीरे 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 ये जो प्रॉब्लम्स है इनसे हम लोग निजात पा लेंगे, गेट रीड ऑफ हो जाए। तो आप सभी का स्वागत है, मंटू यादव जी, सोमपाल जी। और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि आज जो है 7 बजे से क्लास है, तो धीरे धीरे से पता चल जाएगा, क्योंकि पहले 8 से 9 हम लोग मिलते थे यूट्यूब पे, अब 7 से 8 हम लोग मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास कंफ्यूजिंग वर्ड्स के ऊपर। ये तो आपको पता ही है कि ऑफलाइन क्लास हम लोग शुरू कर चुके हैं 5 अप्रैल से, तो जो बच्चे आ सकते हैं जरूर आएँ, स्वागत है। एकदम बालक की तरह आपको मैं बताऊंगा, धीरे धीरे आराम से हर चीज़ समझाएंगे। सारा चीज़ मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि ऑफलाइन क्लास में रोज एंट्री के समय एक हैंड आउट और एक लास्ट में हैंड आउट देते हैं, ताकि प्रैक्टिस को बढ़िया से हो। और यही चीज़ जो लाइव क्लास है उसमें भी चलती है। तो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ, उसके पहले पीडीएफ मैं दे देता हूँ। ये सारी चीज़ें हैं जो आप लाइव क्लास में पढ़िए या ऑफलाइन क्लास में आगे पढ़िए, या रिकॉर्डेड क्लास लेके पढ़िए, वाइट बोर्ड वाला या इलेक्ट्रॉनिक पैनल वाला रिकॉर्डेड क्लास, या पेन ड्राइव में इसको मंगा के पढ़ें, गूगल ड्राइव में मंगाएं या बुक्स मंगाएं। ये सारी चीज़ों के लिए 95996791 हर एक एग्ज़ाम के लिए। आ जाइए। और मैं बहुत जल्दी पैराग्राफ राइटिंग भी कराऊंगा, एसे राइटिंग कराऊंगा पे। और ये सारी चीज़ें जो होगी करंट इश्यूज पे ही हम शुरू करेंगे, ताकि आपको सही से सब चीज़ समझ में आए आज के परिप्रेक्ष्य में।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शन लिखा है आपके लिए। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। एक जो वर्ड है वो है रिसेंटमेंट, इसका मतलब ही क्रोध होता है। रेज का मतलब ही गुस्सा होता है, क्रोध होता है। एंगर का मतलब ही क्रोध होता है। फुरी का मतलब ही क्रोध। तो यहाँ पे जो डिफाइन किया है कि अ फीलिंग ऑफ बिटरनेस, एक मतलब बहुत ही ज्यादा करवाहट होता है, करवाहट वाली फीलिंग कोई भी व्यक्ति एक्सपीरियंस करता है इस कारण से कि लगता है कि उसके साथ गलत व्यवहार हुआ है। ये कोई प्रेजेंट कोई घटना को लेकर सिर्फ नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती है जिसमें लगता है कि उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। तो और वो जो घटना है, बहुत सारी घटना जिसकी वजह से उस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और कोई प्रेजेंट की ऐसी घटना जिसकी वजह से उसके मन में बहुत ज़्यादा रोष आ जाता है। तो ऐसा गुस्सा जो कई घटनाओं को लेकर है, बहुत समय से है, ऐसे गुस्सा को हम क्या कहेंगे? अगर आपको पता है तो ऑप्शन आप बता सकते हैं राम बाबू जी। बिल्कुल, रेगुलरली मैं आऊँगा 7 से 8 यूट्यूब पर, रेगुलरली आएंगे और रेगुलरली आपको कुछ ना कुछ चीज़ बताते रहेंगे। और 8 से 10 जो हमारा लाइव क्लास है वो चलता रहेगा। जैसे आज जो है आने के हालात नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं आया, क्योंकि जब मैं यहाँ पे शेड्यूल लगा दिया हूँ तो मुझे आना ही आना है। बताइए सर, बताइए इसमें कौन सा होना चाहिए, रिसेंटमेंट, फुरी, रेज और एंगर? तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ। रिसेंटमेंट का मतलब होता है जैसे किसी में रोष भरता जाता है, भरता जाता है, जैसे उसको लगता है कि उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है, और एक जो वर्तमान घटना की वजह से वो रोष फूटता है, वो गुस्सा फूटता है, लेकिन वो कई घटनाओं से वो आहत होता है। तो ये जो धीरे धीरे जो गुस्सा किसी के मन में भरता जाता है कई घटनाओं को लेकर, जिसमें उसके साथ अनफेयर डीलिंग किया गया है, तो रिसेंटमेंट कहते हैं। और एंगर जो होता है, ये कई दिनों का गुस्सा नहीं होता है। अचानक आपसे कोई बात के लिए मैं डिससेटिस्फाइड हुआ, तो अचानक मैं जो डिस्प्लेजर या अनहैप्पीनेस एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो थोड़े समय तुरंत मतलब हुआ और तुरंत खत्म हो गया, वो एंगर होता है। तो ये दोनों एक साथ आएगा। और एंगर और फुरी अगर एक साथ आए तो इसका मतलब समझिएगा कि जो एंगर हुआ इसका मतलब है कि एक सडन फीलिंग हुआ, सडन फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस या डिस्प्लेजर, कि अचानक कोई बात के लिए आप गुस्सा हो गए और वैसे ही तेजी से वो गुस्सा खत्म हो गया। ये फुरी जो है, इसका मतलब हुआ कि एक्सट्रीम, मतलब इससे ज़्यादा गुस्सा नहीं हो सकता है। तो एक्सट्रीम एंगर जो होता है जिसमें इंसान जो है एकदम पागल हो जाता है, तो एक्सट्रीम जो एंगर होता है उसको हम फुरी या रेज कहते हैं। इसमें आदमी का अपना विवेक खत्म हो जाता है, सोचने समझने का, अपना कोई भी अच्छा चीज़ नहीं सोच सकता है। वो गुस्सा में जो भी उसके मन में आएगा वो कर देगा, बाद में भले पता चले कि उसने क्या कर दिया है। तो ये फुरी और रेज जो है, ये दोनों एक ही जैसा मीनिंग देता है, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर। इतना ज़्यादा गुस्सा है, इतना ज़्यादा गुस्सा है कि उसका अपना बुद्धि विवेक सब समय काम करना बंद कर देता है। और ये जो एंगर और रिसेंटमेंट में हुआ कि ये कई समय से कई घटनाओं को लेकर जो रोष होता है आपके मन को, रिसेंटमेंट कहते हैं। इसके लिए एक और वर्ड है रैथ। रैथ और रिसेंटमेंट दोनों एक ही हैं। इसमें दोनों का मतलब होता है रोष, होप। जैसे कोई भी कई घटनाएं आपके साथ हुई है जिसमें बार बार आपको क्या दिखाया गया है, आपके साथ गलत ट्रीटमेंट हुआ है, अनफेयर बिहेवियर आपके साथ किया गया है, तो जो धीरे धीरे जो गुस्सा जो जमा हुआ उसको हम रिसेंटमेंट या रैथ कहेंगे। और अचानक आप किसी बात के लिए अपना डिस्प्लेजर दिखाते हैं, अनहैप्पीनेस दिखाते हैं,
और फिर अचानक वो ख़त्म हो जाता है, वो एंगर है। और वो एंगर जब एक्सट्रीम पे पहुंच जाए, जहाँ पे अपना दिमाग काम करना बंद कर दे, सोच समझने की क्षमता खत्म हो जाए, तो हम कहते हैं रेज या फुरी। जैसे बोलते हैं ना, रोड रेज में उन्होंने कई लोगों का सर फोड़ दिया, बाद में उनको भी पुलिस उठा के जेल लेके गई, लेकिन उस समय उनको जो था अपना कंसेस में वे नहीं थे। तो ये अपना कंसेस खत्म कर देता है रेज और फुरी। एक्सट्रीम है, उससे ज़्यादा आगे कुछ नहीं। तो अब जरा बताइए इसमें कौन सा होगा। तो फीलिंग ऑफ बिटरनेस मतलब एक करवाहट का भावना जो किसी इंडिविजुअल में होता है क्योंकि उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है। और ये सिर्फ एक घटना को लेकर नहीं होता है, बल्कि नंबर ऑफ इवेंट्स, जैसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, और वो जो प्रेजेंट की कोई घटना है जिसकी वजह से आग लग जाती है, मतलब वो बढ़ जाता है गुस्सा। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है रिसेंटमेंट, ये बिल्कुल सही है। रिसेंटमेंट ये हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में रिसेंटमेंट। सॉरी, साउंड बंद हो गया था। हाँ चलिए ठीक। बताइए क्या होना चाहिए सेकंड का। अब आ रही है आवाज। बताइए क्या होगा दोस्तों, कुछ समझ के बताइए। सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिस्प्लेजर मतलब अचानक जो आप नाराज होते हैं उसे क्या कहते हैं, बताइए। तो अचानक जो नाराज होते हैं उसके लिए हो जाएगा एंगर, है ना। और रिसेंटमेंट और रैथ दोनों का मतलब एक होता है जो कई घटनाओं को लेकर आपके मन में जो गुस्सा आता है। और एक्सट्रीम एंगर जो होगा, एक्सट्रीम डिस्प्लेजर या एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस, तब फिर फुरी बोलेंगे। इसको जरा पढ़िए और बताइए।
देखिए, एक्नॉलेज एज ट्रू, कोई चीज को आप सच के रूप में स्वीकार करते हैं, तो स्वीकार करने के लिए एडमिट भी होता है और कन्फेस भी होता है, एक्सेप्ट भी होता है। एक्विट का मतलब तो होता है रिलीज करना, मुक्त करना, का मतलब हुआ टू सेट फ्री, या हम कह सकते हैं लिबरेट, आजाद करना, इमेंसिपेट करना, मुक्त करना, एक्विट करना। तो बताइए, एडमिट, कन्फेस, एक्विट और एक्सेप्ट, इन चारों में से कौन सा होगा? कोई चीज को सच बोलना, सच को सच मानना, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जैसे एक्सेप्ट का मतलब होता है कि जैसे कोई प्रपोजल आपको देता है, अगर आप उस प्रपोजल को स्वीकार करते हैं एक्सेप्ट हो जाएगा, इनकार करते हैं रिजेक्ट हो जाएगा। और बहुत ही प्यार से रिक्वेस्टफुली अगर कोई आपको प्रपोजल दे रहा है और उतना ही प्यार से आप मना कर रहे हैं तो डिक्लाइन हो जाएगा। तो दोनों का मतलब प्रपोजल को स्वीकार करना, ये एकदम फ्लैट, और ये है कि पोलाइटली। एक्सेप्ट, एडमिट होता है कि अगर हम कह रहे हैं कि हाँ मैं मानता हूँ कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो सच को स्वीकार करना, मैं मानता हूँ कि वो हमसे ज़्यादा मजबूत है, तो सच को स्वीकार करना एडमिट करना होता है। लेकिन कन्फेस जो होता है, कोई गिल्ट के लिए होता है, कोई दोष, कोई क्राइम, अपराध किसी ने किया है और उस पर आरोप लगा है, आरोप लगाने के लिए हम कहते हैं कि किसी पे अक्यूज किया गया है, कोई चीज़ आरोप लगाया गया है, तो उसको अगर वो मान रहा है तो कन्फेस हो जाएगा, और आरोप को अगर नहीं मान रहा है तो वो डिनाई हो जाएगा। तो कन्फेस और डिनाई एक दूसरे का उल्टा है। तो अब जरा बताइए इसमें कौन सा होना चाहिए? बताइए, सच को सच कहना, सच को सच के रूप में स्वीकार करना। बहुत बढ़िया सर, आई एम फाइन, और मैं रेगुलरली 7 बजे आ जाऊंगा, ये मेरे टाइम को सूट कर रहा है अब, क्योंकि 8 से फिर लाइव हो जाता है ऐप पे, तो आप लोग हमसे जुड़े रहें, इसलिए मैं 7 बजे आप लोगों के पास आता रहूँगा। अभी जो टॉपिक मुझे समझ में आया वो टॉपिक लेके आया हूँ छोटा सा, और धीरे धीरे जब हम लोग रेगुलर हो जाएंगे तो फिर अच्छे अच्छे टॉपिक मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा, ताकि कुछ दिनों में धीरे धीरे लोगों को पता चल जाए कि मैं यूट्यूब पे एक बार फिर से रिज्यूम कर चुका हूँ अपना सेवा आप लोगों के लिए। तो देखिए सर, सच को सच के रूप में मानना, ये हमारा एडमिट हो गया, ये हो गया एडमिट, एडमिट हो गया। और ये कन्फेस हो गया कि कोई अगर आप पे आरोप लगा है कोई गलत चीज़ों का, कोई अपराध का, तो आप मानते हैं तो कन्फेशन करते हैं, कन्फेस करते हैं, नहीं मानते हैं तो उसको डिनाई करते हैं। सही है। और एक्सेप्ट हो गया किसका उल्टा? रिजेक्ट का। अगर किसी के प्रपोजल को हम स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में रिजेक्ट करते हैं, और अगर प्यार से करते हैं तो डिक्लाइन हो जाएगा। जैसे प्यार से कोई कॉफ़ी चाय पूछ रहा है तो प्यार से ही उसको मना करेंगे, नहीं मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीता, डिक्लाइन करेंगे। सही है। चलिए इसमें बताइए, कलेक्ट करना का मतलब होता है संग्रह करना, और एकुमुलेट का मतलब भी होता है संग्रह करना, कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना, अमास का मतलब भी संग्रह करना। तो अगर कोई चीज़ धीरे धीरे जमा करते हैं या जमा होता है समय के साथ साथ, तो उसको आप क्या बोलते हैं? बताइए क्या बोलेंगे? देखिए सर, अगर कोई चीज़ धीरे धीरे समय के साथ संग्रहित हो किया जा रहा है, जैसे आप नॉलेज धीरे धीरे जमा कर रहे हैं, तो यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा। और अगर हम कह रहे हैं कि ये सारी जो बिखरी हुई चीज़ें हैं इसको कलेक्ट करो, एक साथ इकट्ठा करना, कलेक्ट हो जाता है, या अमास होता है ढेर लगाना, या पाइल अप करना होता है, या बंच अप करना होता है।
और कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जबरदस्ती कानूनी रूप से किसी के अपराधी का धन संपत्ति को जब्त करना, जिसको हम कहते हैं सीज करना। इस सीज का मतलब कॉन्फिस्केट कॉन्फिस्केट हुआ, लेकिन एक सीज होता है, इसका मतलब विराम होता है, रोक होता है। जैसे बोलते हैं ना सीज फायर, यानी युद्ध विराम हो गया, सीज फायर। तो ये सीज अलग है। जैसे इंजन सीज हो गया, यानी इंजन काम करना बंद कर दिया, तो इंजन सीज हो गया। सीज का मतलब रुक गया, मतलब स्टॉप्ड वर्किंग। का मतलब हुआ कि काम करना इंजन ने बंद कर दिया है, सीज फायर, युद्ध विराम हो गया। और ये वाला जो सीज है, इसका मतलब हो गया कॉन्फिस्केट करना। जैसे कोई अपराधी है, चोर है, उसके संपत्ति का जब्त किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो वो लीगल अधिकार है पुलिस को जब्त करे। ये कॉन्फिस्केट है। धीरे धीरे कोई चीज, अगर धन संपत्ति ज्ञान कोई भी चीज जमा कर रहे हैं, बूंद बूंद करके समय के साथ वो एक्युमुलेट होता है दोस्तों। तो इंक्रीज, धीरे धीरे अगर अमाउंट बढ़ रहा है समय के साथ, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, एक्युमुलेट करना। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। और कॉन्फिस्केट का मतलब क्या बताया? जब्त करना। जैसे पुलिस को किसी भी चोर अपराधी के संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है। और कलेक्ट और अमास का मतलब होता है एकत्रित करना, संग्रह करना। बताइए। तो टू टेक समथिंग अवे, किसी से कोई चीज छीन लेना, स्पेशली एज पनिशमेंट, इन्फोर्स द लॉ और रूल्स, नियम के अनुसार किसी की संपत्ति को जब्त कर लेना, के लिए जो वर्ड आएगा वो हो जाएगा हमारा कॉन्फिस्केट। ये हमारा सही है यहाँ पे। फैसिनेट का मतलब होता है मोहित करना, यानी कैप्टिवेट करना, इंथ्रैल करना, एस्मिराइज करना। पुट असाइड। अब अगला जो वर्ड है, अवॉइड, इग्नोर, रिस्ट्रेन, रिफ्रेन, एब्सटेन, इसको समझना है। जैसे अवॉइड है और इग्नोर है, अगर ये दोनों वर्ड एक साथ आ जाए तो इसका यूसेज समझना है कि अवॉइड और इग्नोर में क्या अंतर है। तो अवॉइड का मतलब होता है कि किसी को हम एब्सटेन कर रहे हैं, परहेज करना। इसका मतलब समझ लीजिएगा कि इसका मतलब होता है परहेज करना, किसी से मतलब दूरी बना के रखना। मतलब अवॉइड का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति या किसी चीज से कीप अवे फ्रॉम एनी पर्सन और एनीथिंग, एब्सटेन फ्रॉम अनकंफर्ट और हार्म। कोई नुकसान या सुविधा से बचने के लिए हम किसी चीज को अवॉइड करते हैं। और इग्नोर का मतलब होता है कि पर्पसफुली, इंटेंशनली, पर्पसफुली, डेलिबरेटली, डेलिबरेटली you are not paying attention to someone or something। जैसे एग्जाम्पल से समझिए। जैसे अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पे, द डॉक्टर आस्क्ड मी
अब ये वाक्य को पढ़िए और यहाँ पे देखिए कि अवॉइड और इग्नोर में से किस में अवॉइड आएगा और किस में इग्नोर आएगा। देखिए, डॉक्टर ने आपको सलाह दिया, आपसे पूछा कि आप कोल्ड ड्रिंक्स मत पी, इससे नुकसान होगा, सलाह दिया। तो कोई चीज़ को अपने आप से परहेज रखना, खुद को दूर रखना, इसके लिए अवॉइड होगा। लेकिन जानबूझ के मैंने उसके एडवाइस को नज़रअंदाज कर दिया, अनसुना कर दिया, तो ये इग्नोर हो गया। यानी कि हम जान रहे हैं कि डॉक्टर ने ऐसा बोला है, लेकिन फिर भी मैं इस बात को नहीं माना, तो ये इग्नोर हो गया। तो यहाँ पे इग्नोर होना चाहिए। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पिताजी ने कहा कि रैश ड्राइविंग यानी कि लापरवाह ड्राइविंग को अवॉइड करो ताकि संभावित खतरा से बच सको, यानी इससे बच के रहो। यहाँ अवॉइड हो गया। लेकिन पिताजी ने जो इंस्ट्रक्शंस दिया है उसको मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो हम क्या कर रहे हैं, अवॉइड नहीं कर रहे हैं बल्कि इग्नोर कर रहे हैं। जानबूझ के मैं गलती कर रहा हूँ। गार्डनर ने कहा कि ग्रीन ग्रास पे मत वॉक करिए क्योंकि ग्रास खराब हो जाएगी। तो गार्डनर ने कहा कि ग्रीन ग्रास पे को अवॉइड करिए वॉक करना, तो इसलिए कहा ताकि नुकसान से बचा जा सके, तो वहाँ अवॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं जानबूझकर उसके रूल्स को तोड़ते हुए घास पे चलता हूँ तो मैं अवॉइड किया या इग्नोर किया। तो ये चीज़ें हैं। जैसे मैंने टीचर ने आपको समझाया कि आप बुरी संगत से दूर रहें, यानी बुरी संगत से कीप अवे, एब्सटेन करें, तो यहाँ अवॉइड हो जाएगा। लेकिन फिर भी मेरे इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ आप जाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, मेरी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अवॉइड और इग्नोर का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अब इसी कड़ी में आता है एब्सटेन। देखिए, एब्सटेन होता है और एक होता है रिफ्रेन। तो ये दोनों ऑप्शन एक साथ पूछ दिए जाएंगे। एब्सटेन का मतलब ही परहेज करना होता है और रिफ्रेन का मतलब ही परहेज करना होता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों का मतलब परहेज करना होता है। अच्छा, इसके साथ ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है, एब्सटेन माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इसके साथ यूज नहीं करते हैं। जैसे कीप अवे के साथ नहीं करते ना, या कीप के साथ। तो इसका मतलब कीप अवे ही हो गया दोनों का। फिर दोनों में अंतर क्या है, तो खुद को रोकना है। एब्सटेन का मतलब परहेज करना। तो अगर परहेज कर रहे हैं कोई कार्य करने से या परहेज कर रहे हैं कुछ चीज़ों से, तो अगर हम कोई चीज़ों से परहेज कर रहे हैं, एब्सटेन फ्रॉम समथिंग, जैसे समथिंग में है कि वाइन है, बैड कंपनी है, सिगरेट है, तो ये वस्तु है। लेकिन अगर आप परहेज कर रहे हैं फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब एक्शन से, कोई कार्य करने से, जैसे ड्रिंकिंग वाइन, तो ड्रिंकिंग यहाँ एक्शन हो गया, या प्लेइंग गैम्बलिंग, या स्मोकिंग हो गया, ये सब एक्शन है। तो दोनों का मतलब परहेज करना होता है। तो अगर हम आई एब्सटेन माई सेल्फ करें तो एक और गलती हो जाएगा, रिफ्रेन माई सेल्फ करें तो गलती हो जाएगा। ये हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब है, ये हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब है, और इनट्रांजिटिव वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ का यूज नहीं करते हैं। तो एब्सटेन और रिफ्रेन दोनों का मतलब होता है परहेज करना। लेकिन ये होता है कोई चीज के लिए, जैसे अगर मैं कह रहा हूं प्लीज एब्सटेन, या प्लीज फ्रॉम वाइन, एक ये है वाक्य। और एक है प्लीज फ्रॉम ड्रिंकिंग वाइन। अब एक में लगाना है एब्सटेन और एक में लगाना है रिफ्रेन। बोलिए, किस में एब्सटेन आएगा और किस किस में रिफ्रेन आएगा, बताइए।
थैंक यू सर। अभी मैं सिंपल सा टॉपिक लेके आपके साथ आया हूँ, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग मिल नहीं रहे हैं, तो धीरे धीरे रिज्यूम करेंगे। लोगों को जब पता चल जाए कि इस समय मैं आता हूँ 7 से 8, उसके बाद एक्साइटिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक मैं लेके आऊँगा। तो एक बार धीरे धीरे अपना रुझान बढ़ाते रहें, कुछ कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में कन्फ्यूज़न दूर करते रहें। डाउट्स के साथ ज़्यादा दिन तक चलने की ज़रूरत नहीं है, पूरे डेडिकेशन के साथ मैं काम करूँगा। बताइए सर, बताइए, जवाब दीजिए, क्या आना चाहिए? बोलिए प्लीज। फ्रॉम ड्रिंकिंग वाइन, तो यहाँ ड्रिंकिंग वाइन है, यहाँ पे अब्सटेन लिखें कि रिफ्रेन लिखें? बताइए। तो यहाँ पे सर ये जो है ड्रिंकिंग जो है ये हमारा एक्शन है, तो यहाँ पे रिफ्रेन होना चाहिए। और यहाँ पे जो है वाइन जो है समथिंग वस्तु है, यहाँ एब्सटेन होना चाहिए। तो प्लीज एब्सटेन फ्रॉम बैड कंपनी, कोई वस्तु नहीं है, यहाँ हम एब्सटेन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक आता है कि एब्सटेन, और एब्सटेन रिफ्रेन के साथ माई सेल्फ योर सेल्फ होगा तो भी गलत हो जाएगा। अब एब्सटेन है और एक रिस्ट्रेन है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है और ये हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बारे में हमने लिखा कीप अवे फ्रॉम समथिंग, उस चीज से दूरी बना के रखना, परहेज करना। रिस्ट्रेन का मतलब होता है किसी दूसरे को रोकना, इसका मतलब हुआ रिस्ट्रिक्ट करना, इसका मतलब हो गया प्रिवेंट करना, प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो इसका मतलब टू प्रिवेंट हो गया, भी करने से रोकना, टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये हो जाएगा हमारा रिस्ट्रेन। जैसे मैंने खुद को शराब पीने से रोका, शराब से रोका, आई एब्सटेन फ्रॉम वाइन, आई रिफ्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग वाइन। और अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने तुम्हें रोका या रोकता हूं, तो आई रिस्ट्रेन यू, ये ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम ड्रिंकिंग वाइन। तो रिस्ट्रेन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, आई रिस्ट्रेन यू, आई रिस्ट्रेन हिम, आई रिस्ट्रेन हर, आई रिस्ट्रेन देम। रिस्ट्रेन मतलब दूसरे को रोकना, प्रिवेंट करना, इसका मतलब प्रिवेंट करना हो गया। और इन दोनों का मतलब हो गया खुद को परहेज करना किसी चीज से या किसी एक्शन से, कीप अवे फ्रॉम। बाकी इसके साथ वस्तु और इसके साथ एक्शन, ड्रिंकिंग। ओके दोस्तों, चलिए बताइए। तो पुट असाइड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुट असाइड करना मतलब कोई चीज से एकदम अलग रहना, ये अवॉइड हो जाएगा। इसका अवॉइड हो जाएगा। रिफ्रेन का मतलब हो जाएगा कि किसी एक्शन से खुद को रोकना, एब्सटेन किसी चीज से रोकना, इग्नोर इंटेंशनली किसी लोगों को जान रहे हैं कि हम गलती कर रहे हैं फिर भी इग्नोर कर रहे हैं, तो वो जानते हुए कोई आप चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, अनसुना करते हैं, तब इग्नोर का यूज करिएगा। बाकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे चीज़ें समझ में आएगी। आज तो मैं प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ, बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों। अब बताइए, अगर याद है, समझ में आ रहा है तो बताइए। यहाँ पे स्टॉप, ये वन सेल्फ लिखना नहीं है इसलिए ब्रैकेट में कर दिया है, मतलब खुद को कोई काम करने से रोकना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर बताइए। बताइए। बताइए सर, कोई एक्शन से रोकना तो क्या हो जाएगा?
कि एक्शन से खुद को रोकना क्या हो जाएगा? तो कोई एक्शन से खुद को रोकना ये हो जाएगा हमारा रिस्ट्रेन। कहाँ हो गया? डूइंग समथिंग। तो इसमें तो हाँ, ये गलत ऑप्शन आ गया, यहाँ पे रिफ्रेन हो जाएगा। रिफ्रेन लिख लीजिए, ये सही है। रिस्ट्रेन तो दूसरों को रोकना होता है। टू कंट्रोल और कीप इन चेक मतलब किसी को कंट्रोल करना, रोकना, दूसरे को रोकना, इसके लिए रिस्ट्रेन पढ़ा है, ये ऑप्शन हो जाएगा। दो छोटे छोटे से वर्ड हैं। इम्प्रूव करना मतलब अमेंड होता है, इसी से बना है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब हो गया सुधार करना, कोई चीज़ में बेहतरी करने के लिए, बेटरमेंट के लिए अमेंडमेंट करते हैं जिससे चीज़ें बेहतर हो। और अगर कोई चीज़ में कोई ईरर है और ईरर को हटाना है, निकाल फेंकना है, तो उसको रेक्टिफाई बोलेंगे, इमेंड बोलेंगे। तो अमेंड और इमेंड दोनों वर्ड एक साथ लिखा रहेगा। अमेंड का मतलब हो जाएगा कोई चीज़ का सुधार करना, और इमेंड गलती को सही करना, गलती निकालना। तो रिमूव द मिस्टेक है, तो इसका इमेंड हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए अगला जो है वर्ड, वो है कि कोई चीज़ को पोस्टपोन करना, कोई आगे दिन के लिए टाल देना, तो वो अवर्ट हो जाता है। और अवर्ट मतलब टालना होता है, मतलब आगे दिन के लिए पोस्टपोन कर देना। और ओवर्ट बोलते हैं तो इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है, एक्सप्लिसिट। और कवर्ट अगर बोलेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। कवर्ट का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन या कॉन्सेल्ड। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसी तरह से रेगुलरली हम लोग मिलते रहेंगे, और अपना प्यार साथ बनाए रखें, और खूब मन लगा के पढ़ते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।